सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अब तक हमने दूसरी यूनिट के 2 पॉइंट पढ़े हैं। एक तो पोषण जो पाचन तंत्र है उसके बारे में पढ़ा है और दूसरा हमने पढ़ा है श्वसन तंत्र के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे आगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, यानी रक्त के बारे में पढ़ेंगे और सर्कुलरी सिस्टम है रक्त परिसंचरण तंत्र उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो हमारे शरीर में जो रक्त का संचरण है वो किस प्रकार होता है और किसके द्वारा होता है और किस प्रकार ये नियंत्रित होता है, इन सब का अध्ययन हम इस पाठ के अंदर करेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करेंगे रक्त के बारे में, यानी रक्त क्या है रुधिर, ब्लड की पूरा सिस्टम देखेंगे। तो इसमें रक्त हमारा क्या है, एक संयोजी उत्तक के रूप में है। रक्त क्या है आपका, एक तरल संयोजी उत्तक है और इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं मिलकर इसको बनाती है, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सभी मिलकर किसको बनाते हैं, आपके रक्त को बनाते हैं, ब्लड को बनाते हैं। तो ये एक तरल संयोजी उत्तक के रूप में है। और रक्त है वो मनुष्य और पशुओं में पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट जो उत्पाद बनते हैं वे, कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका ऑक्सीजन है उसका परिवहन करता है आपके शरीर में। यानी रक्त का कार्य क्या है, क्या करता है रक्त हमारे शरीर में। हमारे शरीर में जो भी पोषक, हम भोजन के द्वारा जो भी पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उनका, और जो आपके शरीर में पाचन के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उन सभी का क्या करता है, परिवहन करता है। और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन भी करता है। कौन करता है, रक्त। अब जो रक्त है वो आप उनकी पीएच कितनी होती है, रक्त का जो पीएच मान है वो क्या होता है, 7.4 के लगभग होता है, जो क्या है एक हल्का क्षारीय कह सकते हैं। यानी जो 7 से नीचे होते हैं वे सभी क्या होते हैं, अम्लीय, और 7 से ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय, जो कि आगे के पार्ट में अध्ययन करेंगे हम। तो रक्त है उनका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, और जो कि क्या है एक हल्का क्षारीय पदार्थ है। अब देखते हैं कि रक्त का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है। जो रक्त है आपका, रक्त का जो निर्माण है आपका वो कहाँ पर होता है, रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब जो नवजात शिशु है उनमें कहाँ पर होता है, नवजात जो शिशु है उसमें जो रक्त का निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा में न होकर किस में होता है, प्लीहा में होता है। कहाँ पर होता है, प्लीहा में। और जो वयस्क होते हैं उसमें कहाँ पर होता है, लाल अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा क्या है, जो आपकी हड्डियाँ हैं उन हड्डियों के बीच का जो भाग है, जो रक्त जो आपका रिक्त स्थान होता है उसको बोलते हैं हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। यानी हड्डियों के बीच का जो रिक्त स्थान है सूक्ष्म, वहीं पर आपकी जो रक्त है उनका निर्माण होता है। अब देखते हैं जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति में कितनी मात्रा होती है रक्त की, 5 लीटर के लगभग। लगभग आपके शरीर में कितनी मात्रा होती है, 5 लीटर के लगभग मात्रा होती है इसकी। अब जो रक्त है उनके 2 भाग बताए हैं। कितने भाग होते हैं रक्त के, 2 भाग। 2 भाग कौन कौन से, एक भाग तो होता है तरल द्रव्य भाग होता है, तरल भाग, और दूसरा कौन सा होता है, ठोस। जो द्रव्य भाग होता है आपका, उस द्रव्य भाग को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा। जो कि प्लाज्मा है वो आपके रक्त का कितने प्रतिशत भाग बनाता है, 55% भाग। कितने प्रतिशत भाग बनाता है, 55% भाग। और जो रह जाता है बचा हुआ भाग कौन सा होता है आपका, ठोस भाग होता है। जो आपका 55% भाग प्लाज्मा का होता है उसमें क्या होता है, 92% क्या होता है उसमें, 92% होता है जल, और जो बचा हुआ 8% है उसमें क्या होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। यानी आपका जो प्लाज्मा है वो एक तरल पदार्थ के रूप में है, और उस जो रक्त का कितने प्रतिशत भाग बनाता है, 55% भाग बनाता है। और उस 55% भाग में जो 92% होता है वो तो क्या होता है आपका जल होता है, और जो 8% होता है वो क्या होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं। अब जो बचा हुआ भाग है आपका
जो 45% भाग बच गया वो कौन सा होता है, ठोस भाग। जो ठोस भाग किसके रूप में होता है, कोशिकाओं के रूप में। वो कोशिकाएं कौन कौन सी है उसका विस्तार से अध्ययन हम करते हैं। तो जो आपकी रक्त की कोशिकाएं हैं, रक्त कणिकाएं जिनको बोलते हैं, वो कितने प्रकार की होती है आपके शरीर में, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक तो होती है आरबीसी, दूसरी कौन सी होती है डब्ल्यूबीसी, तीसरी कौन सी होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी क्या कहते हैं आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स, या कह सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। दूसरी है आपकी डब्ल्यूबीसी, जिनको क्या बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। और तीसरा वो कौन सा होता है प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, बिंबाणु बोला जाता है। जिसको हम प्लेटलेट्स कई बार सुनते हैं हम कि प्लेटों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे डेंगू रोग है उसमें क्या होती है, प्लेटों की संख्या में गिरावट आती है। तो ये है आपकी कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। अब देखते हैं, सबसे पहले आप अध्ययन करोगे आरबीसी का। क्या है आरबीसी की संरचना, किस प्रकार की होती है। जो आरबीसी है उसको क्या बोला जाता है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिकाएं। कुल जो रक्त होता है आपका, रक्त कोशिकाएं, कुल रक्त कोशिकाएं हैं उनका 99% भाग कौन बनाती है, आपकी आरबीसी बनाती है। सबसे ज़्यादा भाग किसका है, आपका आरबीसी का। आरबीसी है उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, हीमोग्लोबिन। जिसके कारण ही आपके जो रक्त है उसका रंग क्या होता है, लाल। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और कई बार पूछा जाता है कि रक्त का रंग है जो लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि एक प्रोटीन है। अब जो आपकी आरबीसी है वो केंद्रक विहीन होती है, यानी उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। अब जो उसका जीवन काल है वो कितना होता है, 120 दिन का। किसका, आरबीसी का। ये थी आपकी आरबीसी। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरी कौन सी आपकी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी, जिसको क्या बोला जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी वाइट ब्लड सेल्स। अब जो आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं डब्ल्यूबीसी, वो क्या करती है, आपकी प्रतिरक्षा के प्रदान करती है आपके शरीर को। क्या प्रदान करती है, प्रतिरक्षा के रूप में सहायता करती है आरबीसी। रोगाणुओं से लड़ने में क्षमता सबसे ज़्यादा कौन करती है, आरबीसी करती है। इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसका रंग क्या नहीं होता है, लाल नहीं होता है। ये सिर्फ क्या होती है, रंगहीन, कोई रंग नहीं होता है इसका, जिसके कारण इसको श्वेत रक्त कोशिकाएं बोला जाता है। अब श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं हम। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। अब जो इसका निर्माण है वो कहाँ पर होता है, आपका लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है इसका निर्माण, लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब जो इसके प्रकार हैं, कितने प्रकार की होती है, ये अलग अलग प्रकार के दिए। इनके 2 प्रकार है मुख्य। इसके कितने प्रकार है, 2 प्रकार। एक तो होता है कणिकाणु। क्या होता है, कणिकाणु। और दूसरी कौन सी होती है, अकणिकाणु। जो कणिकाणु है आपकी उसको क्या बोला जाता है, ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। कणिकाणु को क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट। और जो आपकी अकणिकाणु है, अकणिकाणु को क्या बोलते हैं, यहाँ पे अग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। इसको क्या बोले जाते हैं, एग्रेनुलोसाइट। और कणिकाणु को ग्रेनुलोसाइट। अब जो आपकी कणिकाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है, यानी डब्ल्यूबीसी का 2 प्रकार है, कणिकाणु और अकणिकाणु। अब कणिकाणु है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो न्यूट्रोफिल, दूसरी इयोनोसोफिल और तीसरी कौन सी होती है, बेसोफिल होती है। अब जो आपका जो न्यूट्रोफिल है इसमें वो महत्वपूर्ण है। न्यूट्रोफिल है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी की जो न्यूट्रोफिल है कणिकाणु वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसको क्या बोला जाता है, भक्षक कोशिकाएं। जो कि जो बाह्य प्रतिजन होती है, बाह्य रोगाणु होते हैं, जब वो हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं तो ये क्या कर देती है, भक्षण कर लेती है उनका और उनको नष्ट कर देती है। अब जो आपकी दूसरा जो भाग है आपका डब्ल्यूबीसी का कणिकाणु, अकणिकाणु। अकणिकाणु है वो भी कितने प्रकार की है, उसके 2 प्रकार बताए हैं। एक तो मोनोसाइट बताए हैं और दूसरा कौन सा है, लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट है वो महाभक्षक के रूप में होती है।
ये जो आपकी न्यूट्रोफिल थी कणिकाणु वो तो भक्षक कोशिका, और जो ये आपकी मोनोसाइट है अकणिकाणु वो क्या होती है, महाभक्षक कोशिका। अब जो दूसरा है लिम्फोसाइट, वो भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। बीटा लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होती है एक तो, और एक टी लिम्फोसाइट एक प्राकृतिक मारक कोशिका के रूप में होती है। और जो लिम्फोसाइट है उसका कार्य क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्रथम कोशिका होती है। ये प्रथम, यदि पूछ ले कि प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्रथम कोशिका कौन सी है, लिम्फोसाइट। ये थी आपकी WBC। अब तीसरी जो बच गई वो कौन सी है आपकी, तीसरी जो आपकी कोशिका है रक्त कोशिका वो है आपकी बिंबाणु, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स उसका दूसरा नाम क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, थ्रोम्बोसाइट, जिसकी संख्या हमारे रक्त में कितनी होती है, 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है इसकी। अब जो इसका जीवन काल है वो कितना होता है, मात्र और मात्र 10 दिन का होता है इसका जीवन काल। ये भी क्या एक केंद्रक विहीन कोशिका है, कौन सी, जो प्लेटलेट्स है वो। इसका कार्य क्या होता है प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने का। जो आपका रक्त है उसको थक्का जमाने का कार्य किसका होता है, बिंबाणु या प्लेटलेट्स का होता है। ये थी आपकी रक्त कोशिकाएं। इस प्रकार हमने रक्त का अध्ययन किया कि रक्त में क्या क्या पाया जाता है। तो रक्त के आपने 2 प्रकार पढ़े, कौन से प्रकार थे दोनों, एक तो आपका था प्लाज्मा और दूसरा कौन सा भाग, तरल भाग है उसको तो प्लाज्मा बोलते हैं, और ठोस भाग है उसको क्या, कौन सा होता है, कोशिकाओं का बना भाग होता है, जिसमें आपने कोशिकाओं के 3 प्रकार की कोशिका होती है, रक्त कोशिका, RBC, WBC और तीसरी प्लेटलेट्स। अब हम पढ़ते हैं कि रक्त है उसका कार्य क्या है हमारे शरीर में, क्यों है रक्त हमारे शरीर में महत्वपूर्ण। तो देखते हैं जो आपके शरीर का हर कार्य है वो लगभग हर कार्य इसके द्वारा संपन्न होता है, रक्त के द्वारा। देखते हैं, एक तो हम देखते हैं कि रक्त है वो क्या है कि उत्तक के रूप में है, किसके रूप में है, उत्तक। अब जो रक्त है उसका पहला कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण और शरीर के साथ क्या करना, आदान प्रदान करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर संचरण करना, किसका कार्य है, रक्त का। दूसरा कार्य क्या होता है आपका, ऊतकों के मध्य जो हर प्रकार की जो जैसे ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय और अन्य जो है आपकी जो पोषक तत्वों का विनिमय परिवहन करना भी किसका कार्य है, आपका रक्त का। यानी पहला कार्य क्या हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। दूसरा कार्य क्या हो गया आपका, पोषक तत्वों का परिवहन करना। और तीसरा कार्य आपका कौन सा है, हार्मोन है, जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं वो आवश्यकता के अनुसार आपके शरीर तक पहुंचाने, शरीर में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है। और शरीर का जो pH मान है उसका नियंत्रण भी कौन करता है, आपका रक्त करता है। ताप का नियंत्रण करता है और क्या करता है, प्रतिरक्षण के रूप में हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना या प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य भी रक्त का है। और उत्सर्जी पदार्थ, जो पाचन करने के बाद में जो आपके उत्सर्जी पदार्थ है या अन्य जो उत्सर्जी पदार्थ है उनको बाहर, जो शरीर से बाहर निकालने का कार्य है वो भी किसका होता है, रक्त का। तो रक्त के कितने कार्य हो गए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है वो करना। दूसरा पोषक तत्वों का परिवहन करना। तीसरा हम देखते हैं हार्मोन को आवश्यकता के अनुसार हमारे शरीर के अंदर संचरण करना। और pH, आपके शरीर का जो pH है वो भी नियंत्रण करता है। ताप नियंत्रण करता है आपका शरीर का प्रतिरक्षा के रूप में। और जो उत्सर्जी पदार्थ है उनको बाहर निकालने का कार्य भी कौन करता है, रक्त करता है। अब देखते हैं रक्त के प्रकार, कितने प्रकार का होता है रक्त। अब जो रक्त है वो आपका ए बी प्रतिजन के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले किसके आधार पर, ए बी प्रतिजन होते हैं, उनके आधार पर कितने प्रकार होते हैं रक्त के। तो इसके होते हैं 4 प्रकार बताएं। कितने प्रकार होते हैं रक्त के, 4 प्रकार। एक तो होता है ए होता है, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा कौन सा होता है, ओ। अब किस किस प्रकार प्रतिजन, ए बी प्रतिजन किस प्रकार देखते हैं इसमें, कि जो ए होता है, ए प्रकार का जो ब्लड ग्रुप है या प्रकार है रक्त का, उसमें
जो प्रतिजन होता है वो क्या होता है, ए पाया जाता है। बी में कौन सा पाया जाता है, बी पाया जाता है। और जो ए बी होता है उसमें कौन सा पाया जाता है, ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि ए और बी दोनों प्रतिजन किस में पाया जाता है, किस ब्लड ग्रुप में पाया जाता है, तो ए बी में पाया जाता है। अब जो चौथा प्रकार है वो कौन सा होता है, ओ, जिसमें कि अनुपस्थित होती है आपका ए बी प्रतिजन, यानी ए बी प्रतिजन अनुपस्थित किस में होते हैं, ओ प्रकार का जो ब्लड ग्रुप है उसमें। अब जो इस प्रकार का जो रक्त की संरचना है, इस प्रकार रक्त के जो बांटा गया रक्त को, उसके आधार पर यानी ए बी प्रतिजन के आधार पर जब रक्त को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एबीओ रक्त समूह। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एबीओ रक्त समूह क्या है, तो रक्त को ए बी प्रतिजन के आधार पर बांटा गया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एबीओ रक्त समूहीकरण या एबीओ रक्त समूह है। अब जो हम देखते हैं क्या महत्व है इसका महत्व ये है कि जब रक्त को एक दूसरे व्यक्ति में जब आदान प्रदान किया जाता है, किसी रोगी को रक्त दिया जाता है, या फिर हम देखते हैं कि जो किसी भी आनुवंशिकता का निर्धारण करना है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो आपका ए वाला है वो केवल वो जो आपका जो ए बी है रक्त समूह है वो सार्वग्राही होता है, यानी सभी प्रकार के जो रक्त समूह है उनसे रक्त ले सकता है। और जो ओ प्रकार का है वो क्या है, सार्वदाता होता है, यानी सभी प्रकार के रक्त है दे सकता है सभी प्रकार को, यानी सभी जो प्रकार हैं उनको ओ प्रकार का जो ब्लड ग्रुप है वो रक्त दे सकता है। और ए बी वाला है वो सभी से ग्रहण कर सकता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं और इसके बारे में विस्तार से हम आगे वाले जो चैप्टर रहेगा उसमें अध्ययन करेंगे। अब इसके अलावा बाद में एक रिसर्च किया गया जिसमें क्या खोजा गया कि ए बी के अलावा अन्य प्रतिजन RH कारक भी पाया जाता है, यानी RH प्रतिजन के आधार पर भी रक्त का बांटा गया। तो वो कितने प्रकार का बांटा गया, 2 प्रकार से। एक तो जिन लोगों में ये उपस्थित होता है, यानी RH कारक RH प्रतिजन जिन लोगों में उपस्थित होता है उनको हम क्या बोलते हैं, RH पॉजिटिव, और जिसमें अनुपस्थित होता है उनको क्या बोलते हैं, RH नेगेटिव। जो आपके लगभग जो लोग हैं उसमें 80% लोग हैं उसमें RH धनात्मक पाया जाता है, और बाकी जो बचे हुए 20% लोग हैं उसमें क्या होते हैं, RH ऋणात्मक पाया जाता है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हम देखते हैं, कई बार सुनते हैं ना कि RH पॉजिटिव और A पॉजिटिव है किसी का ब्लड ग्रुप, किसी का एक नेगेटिव होता है। तो जिसमें A पॉजिटिव है, यानी जिसमें A पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या है कि उसका जो रक्त समूह है वो कौन सा है, RH पॉजिटिव वाला है। और ये जिसमें नेगेटिव वाले होते हैं उसमें क्या होते हैं, RH नेगेटिव। तो विश्व में लगभग जो 80% लोग हैं उसमें RH पॉजिटिव होता है, और जो लगभग 20% बच गए वो कौन से होते हैं, RH नेगेटिव। अब ये थी आपकी रक्त की संरचना। अब हम पढ़ते हैं आगे रक्त परिसंचरण तंत्र, कि रक्त का जो परिसंचरण है, हमारे शरीर में संचरण है, वो किसके द्वारा होता है। तो जिस तंत्र के द्वारा आपके शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखते हैं किस प्रकार होता है रक्त का परिसंचरण। शरीर की जो कोशिकाओं के मध्य, यानी शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों का और पचे हुए पोषक पदार्थों का, हार्मोनों का और उत्सर्जित पदार्थों को परिवहन करने वाला तंत्र क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र। अब जो इसके प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होता है ये। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा कौन सा होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। जो मनुष्य है उसमें जो परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का है, बंद परिसंचरण तंत्र है। बंद परिसंचरण तंत्र कौन सा होता है, जो कि नालिकाओं के द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा बहता है, हमारे पूरे रक्त में संचरण होता है। और जो खुला होता है वो किसी भी प्रकार की नालिकाओं के द्वारा नहीं बहता, वो सीधा रहता है। तो जो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है वो किसमें होता है, मनुष्य में। अब जो मनुष्य है उसमें जो परिसंचरण तंत्र है उसके कितने भाग है, कौन कौन से इसमें शामिल है। तो पहला जो है वो कौन सा आपका रक्त, जिसके द्वारा क्या होता है, पूरे शरीर में सर्कुलेशन होता है। उसके बाद में दूसरा कौन सा है, रक्तवाहिनी,
तो रक्त का जो संचरण है किसके द्वारा होता है? रक्तवाहिनियों के द्वारा। दूसरा भाग कौन सा हो गया? रक्तवाहिनी। और तीसरा जो आपका भाग है वो कौन सा है? हृदय, जो कि क्या होता है? केंद्र के रूप में होता है। जिस प्रकार कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक कंट्रोलर होता है सीपीयू के द्वारा, उसी प्रकार हमारे जो शरीर का रक्त परिसंचरण है उसमें जो केंद्र होता है वो कौन सा होता है? आपका हृदय होता है। अब जो हृदय है वो आपके शरीर का केंद्र अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यदि दो व्यक्ति की मृत्यु दो ही प्रकार से तुरंत होती है। एक तो क्या होती है, जो हृदय की धड़कन है वो बंद हो जाए, हृदय काम करना बंद कर दे तो तुरंत मौत हो सकती है। और दूसरा कारण क्या होता है, जो आपका मस्तिष्क है वो अचानक काम करना बंद कर दे तो भी आपका मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण अंग दो है, एक तो हृदय को माना जाता है और दूसरा कौन सा होता है? मुख्य मस्तिष्क। अब देखते हैं, ये तो थे किसके? रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 भाग हैं, एक तो रक्त, दूसरा रक्तवाहिनी और तीसरा हृदय। अब जो एक अन्य जो परिसंचरण तंत्र के रूप में एक अन्य है वो कौन सा है? लसिका तंत्र के रूप में। वो भी क्या है, जिस प्रकार रक्त तरल होता है उसी प्रकार एक तरल पदार्थ पाया जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कई बार हमारी चोट लगती है तो क्या है, पीले रंग का पदार्थ निकलता है, वही क्या है आपका? लसिका। और वो क्या है? लसिका वो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करता है और वो एक खुले प्रकार के तंत्र के रूप में होता है। ये वाहिकाओं में नहीं होता है ये, और किस रूप में होता है? द्रव्य रूप में। अब देखते हैं, ये तो हमने रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसमें रक्त का पूरा पोर्शन पढ़ लिया। और दूसरा भाग है इसका रक्तवाहिनी, जिसके द्वारा रक्त का क्या होता है हमारे शरीर में? संचरण। तो रक्तवाहिनी है उसको क्या बोला जाता है? ब्लड वेसल्स बोला जाता है इनको, जिसके द्वारा हमारे शरीर में रक्त का क्या होता है? परिवहन होता है। ये कितने प्रकार की होती है हमारे शरीर में? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है धमनी और दूसरी कौन सी होती है? सीरा। यानी रक्तवाहिनियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक तो धमनी और दूसरी कौन सी? सीरा। अब जो धमनी है उसका कार्य क्या होता है? ध्यान से सुनना कि धमनी का कार्य है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ से ले जाना? हृदय से अंगों तक। यानी हृदय से अंगों तक कौन ले जाती है? हृदय से अंगों तक ले जाती है आपकी धमनी, और उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, यानी धमनी क्या करती है? ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है। दूसरी आपकी सीरा। सीरा क्या करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, यानी जब रक्त को काम में ले लिया जाता है उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उससे युक्त अशुद्ध रक्त अंगों से कहाँ तक? हृदय तक ले जाने का कार्य किसका होता है? आपका सीरा का होता है। तो धमनी का कार्य तो शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से अंगों तक, और सीरा का कार्य क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है वो अशुद्ध रक्त वो अंगों से कहाँ तक ले जाना? हृदय तक। अब एक इसमें नोट करने वाली महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं हम कि जो आपकी फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस यानी फेफड़े में धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी, उसमें केवल और केवल फुफ्फुस धमनी है उसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और तो जो भी धमनी है उसमें तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और जो फुफ्फुस सिरा है आपकी उसमें क्या बहता है? शुद्ध रक्त। यानी इसमें उल्टा हो जाता है थोड़ा। अन्य है उसमें तो क्या होता है? जैसे धमनी में तो शुद्ध रक्त बहता है, सभी को पता है, और सिरा है उसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसमें जो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा है उसमें क्या होता है? फुफ्फुस धमनी में तो हो जाता है अशुद्ध रक्त और फुफ्फुस सिरा में क्या हो जाता है? शुद्ध रक्त, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं कि किस प्रकार आपका रक्त है वो शरीर के अंदर संचरण होता है। परिसंचरण तंत्र का इस चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने लास्ट में पढ़ा था श्वसन तंत्र वाले में कि बाह्य श्वसन और क्या होता है? एक आंतरिक श्वसन। 2 प्रकार का पढ़ा था। तो बाह्य श्वसन में क्या था? बाह्य श्वसन में था कि जो आपका फेफड़ों से, यानी बाहर से लेकर, वातावरण से लेकर, जो मुख से लेकर फेफड़ों तक की जो भी आपका सिस्टम है श्वसन का, वो किसके माध्यम से जो भी तंत्र के माध्यम से होता है वो किस में आता है? बाह्य श्वसन में आता है। और फिर फेफड़ों से आगे पूरे शरीर में जो फैलता है वो किसके माध्यम से होता है? वो श्वसन होता है, वो होता है आंतरिक श्वसन। अब देखते हैं, इसमें हमने पढ़ा कि जो आपकी फुफ्फुस धमनी है, सबसे पहले देखते हैं कि फुफ्फुस धमनी है उसमें से लेकर आपका जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ आता है? फेफड़ों में आता है।
और फिर क्या होता है, यहाँ शुद्ध हो गया रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त, वो क्या है वापिस यहाँ से शिरा, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से कहाँ पर आता है, हृदय में आता है। और हृदय में आकर फिर वापिस हृदय से क्या होता है, इस धमनी के माध्यम से आपके शरीर में चला जाता है। फिर वापिस क्या होता है, इसकी क्रिया होती है पूरे शरीर के अंदर। ये आपकी जो किडनी वाला पोर्शन है वो दिखा रखा है इसमें पूरे शरीर में आपकी क्रिया होती है। और फिर क्या होता है, वापिस जो अशुद्ध रक्त होता है वो शिरा के माध्यम से वापिस हृदय में आता है। और हृदय के माध्यम से क्या होता है कि फिर वो वापिस से कहाँ जाता है, आपका फेफड़ों के अंदर जाता है। और ये सिस्टम आपका पूरा चलता रहता है, जो हम विस्तार से किस में अध्ययन करेंगे, हृदय वाले चित्र में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं हृदय, जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग या हमारे शरीर का भी महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं हम। इसमें क्या होता है, पहले पढ़ेंगे हम हृदय की संरचना। तो हृदय है आपका एक, हृदय ऊतकों से बना यानी पेशीय ऊतकों से बना हुआ मांसल अंग है आपका। हृदय क्या है आपका, पेशीय ऊतकों से बना मांसल अंग है, जो क्या होता है खोखला। और हम जब मुट्ठी को बंद करते हैं, जब आप मुट्ठी को बंद करते हो, इस आकार का आपका ये क्या है अंग होता है हृदय, जो किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ध्यान से पढ़ना ये कि हृदय आपका पेशीय ऊतकों से बना मांसल खोखला बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का ये क्या होता है, एक अंग होता है, जिसमें आपकी दोहरी झिल्ली में आवरण से घिरा होता है। यानी इसके बाहर एक आवरण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हृदय आवरण बोलते हैं। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ ये आवरण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हृदय आवरण, इसको पेरिकार्डियम बोला जाता है। अब जो ये हृदय आवरण है, इसमें क्या भरा रहता है, आपका द्रव्य भरा रहता है, एक द्रव्य पदार्थ भरा रहता है, जो क्या करता है आपको, जो रक्त, जो आपका हृदय है उसकी बाहरी आघातों से रक्षा करता है। कौन करता है, जो हृदय आवरण में द्रव्य पदार्थ भरा रहता है। सीधी सी संरचना है हृदय की, क्या होता है, ये सीधा सा लिख सकते हैं कि हृदय है आपको पेशीय ऊतक से बना हुआ एक मांसल अंग होता है, जो कि क्या है खोखला और बंदी मुट्ठी के आकार का होता है, लाल रंग का होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है ये, और जिसे हम क्या बोलते हैं, हृदय आवरण बोलते हैं। और हृदय आवरण में क्या भरा रहता है कि द्रव्य पदार्थ, जो क्या करता है हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा। अब जो हृदय है आपका कितने भागों में बांट दिया, हृदय को दो भागों में, ये 4 भाग हो गए हृदय के, वैसे तो 2 हो गए, आलिंद और नीलय। अब जो आलिंद और नीलय है उनको भी 2-2 भागों में बांट दिया, तो कितने कक्ष हो गए कुल आपके हृदय के, यानी हृदय में हमारे 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, जो क्या होते हैं ऊपरी भाग, यानी ऊपरी 2 छोटे भाग होते हैं, उसको तो हम क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। और जो नीचे के 2 भाग होते हैं, बड़े होते हैं थोड़े आलिंद से, उसको हम क्या बोलते हैं, नीलय। तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष कौन कौन से हो गए, 2 आलिंद और 2 ही क्या हो गए, नीलय। अब जब हम हृदय को बीच में लंबवत रूप से विभाजित करें, हृदय को हम बीच में लंबवत रूप से विभाजित करें, तो एक तो दायां भाग हो गया और एक कौन सा हो गया, बायां भाग। जब दायां और बायां भाग विभाजित होगा तो उसमें एक एक तो क्या आ जाएगा, आलिंद आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, नीलय। यानी दोनों में एक एक आलिंद और एक एक ही क्या आ जाएगा, नीलय। तो इन दोनों में जो बाईं ओर की जो आलिंद है वह नीलय है, वो आपस में, यानी बाईं ओर का जो पोर्शन है, हम जब लंबवत रूप से विभाजित करते हैं हृदय को, तो बाईं ओर के आलिंद व नीलय आपस में जो जिस परत की जो डिवाइडेड रहते हैं, वो किससे डिवाइडेड रहते हैं, द्विवलन कपाट के द्वारा। किसके द्वारा, द्विवलन कपाट के द्वारा। यानी बाईं ओर का जो पोर्शन है आपका हृदय का, उसमें आलिंद और नीलय आपस में किससे डिवाइडेड रहते हैं, द्विवलनी कपाट के द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइट्रल या बायां एंट्रियोवेट्रिकुलर, क्या बोलते हैं उसको, माइट्रल या बायां एंट्रियोवेट्रिकुलर वाला बोलते हैं इसको। अब जो आपका जो दाहिना भाग है उसमें भी एक नीले और एक आले होगा, तो दाहिने भाग की ओर जो आले और नीले होता है उसको वो किसके द्वारा, त्रिवलक एंट्रियोवेट्रिकुलर के रूप में, जो आपका त्रिवलक एंट्रियोवेट्रिकुलर है वाला उसके द्वारा डिवाइडेड रहते हैं। बायां वाला तो द्विविलनी के द्वारा, द्विविलन कपाट के द्वारा, और जो बायां वाला जो दायां वाला है वो किसके द्वारा, त्रिवलक एंट्रियोवेट्रिकुलर वाले के द्वारा डिवाइडेड रहते हैं।
अब जो ये कपाट है, यानी इन दोनों को जब ये कपाट जब विभाजित करते हैं तो क्या होती है इनमें क्रिया, ये कपाट क्या करते हैं, रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। यानी विपरीत दिशा में आलिंद से नीले और नीले से आले में जाने से क्या करते हैं, ये रोकते हैं, वापिस जाने से रोकते हैं ये। अब जो कपाट जब खुलते और बंद होते हैं तब आवाज़ आती है कि लब डब के रूप में। जब हम देखते हैं कि ये जो आवाज़ आ रही है वो किस रूप में होती है, लब डब के रूप में। क्यों होती है ये, कपाट जब खुलता या बंद होता है तब। अब देखते हैं कि किस प्रकार इसमें, ये तो थी आपकी हृदय की संरचना। विस्तार से हम अध्ययन किया कि क्या होते हैं, हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। 4 कक्ष कौन से हो गए, आलिंद और निलय, यानी 2 ही आलिंद और 2 ही निलय। हमने जब हृदय को लंबवत रूप से काटा, लंबवत रूप से विभाजित किया तो उसमें क्या हुआ, एक ओर तो क्या हो गया, एक आलिंद और एक निलय, दूसरी ओर भी आलिंद और निलय। अब जो ऊपरी भाग दोनों हैं वो तो कौन से थे, आलिंद के, और नीचे वाले कौन से थे, निलय के। अब आलिंद और निलय है दोनों साइड के, जो आपके बाईं ओर के जो आलिंद और निलय हैं वो द्विविलीन कपाट से विभाजित रहते हैं, जिसको बायां एंट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व या माइट्रिकल बोलते हैं। और जो दाईं ओर का है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं त्रिवलक एंट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व। अब देखते हैं इसके बाद में, ये तो थी आपकी हृदय की संरचना। अब जो हृदय है वो किस प्रकार कार्य करता है, ये संकुचन और स्थलन के रूप में, यानी जब संकुचन और स्थलन होता है हृदय में कौन से, ये जो दोनों भाग है आलिंद और निलय, इनमें जब संकुचन और स्थलन होता है तब क्या होता है, आपके शरीर में रक्त पंप के रूप में, जिस प्रकार आपका पंप कार्य करता है, जो पंप होता है वो कार्य करता है, उसी प्रकार आपका हृदय कार्य करता है। थोड़ा सा हम इस डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे किस प्रकार आपका हृदय की संरचना होती है। ये देखो, ये जो आपका हृदय है इसमें हमने पढ़ा कि एक बंद मुट्ठी के रूप में होता है। देखो ये संरचना आपको दिख रही है कि जब आप हथेली को बंद करते हैं अपने तो बंद मुट्ठी होती है, उसी प्रकार का ये आपका क्या होता है, ये हृदय है आपका। अब इसमें हमने पढ़ा कि 2 ऊपर वाले भाग, ये जो 2 भाग आपके कौन से, ये 2 ऊपर वाले भाग, ये कौन से आपके, ये 2 ऊपर वाले भाग छोटे होते हैं थोड़े से, ये क्या होते हैं, इसको बोलते हैं आलिंद। और जो नीचे वाले तो भाग है वो आपको क्या दिख रहे हैं, थोड़े से बड़े दिख रहे हैं ऊपर वाले भाग से, ये क्या होते हैं, निलय। यानी 2 तो ऊपर हो गए आलिंद, नीचे वाले दोनों भाग क्या हो गए, निलय। कितने भाग हो गए हृदय में, 4 भाग हो गए आलिंद के, 2 आलिंद और 2 ही निलय के। अब हमने पढ़ा कि जो दाएं साइड की जो आलिंद और निलय, यानी ये आलिंद ऊपर वाला और नीचे वाला ये जो है ये कौन सा है, निलय। इसके बीच में ये जो आपको पट्टी दिख रही है ये क्या होता है, कपाट होता है, जो क्या करता है कि हृदय को विपरीत दिशा में जाने से क्या करता है, रोकता है। अब जो इस बाईं साइड के होते हैं इसके बीच में भी क्या होता है कि त्रिवलिन कपाट, इसमें इस साइड में तो त्रिवलिन कपाट हो गया, और इस साइड बाईं वाली साइड में क्या कौन सा होता है, द्विवलिनी कपाट होता है। अब ये जब खुलते और बंद होते हैं तब कौन सी आवाज आती है, लब डब की ध्वनि सुनाई देती है। अब जो हृदय के चारों ओर बाहर का जो आवरण है उसको क्या बोलते हैं, हम हृदय आवरण बोलते हैं। और यहाँ पर क्या भरा होता है, एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है जो हमारी जो हृदय है उसको बाहरी आगतों से क्या करता है, रक्षा करने का कार्य करता है। अब ये थी आपकी हृदय की संरचना। अब हम किस प्रकार ये हृदय आगे कार्य करता है इसकी भी चित्र के माध्यम से और अध्ययन करेंगे। देखते हैं आगे कार्यविधि कि हृदय है वो आपका कैसे कार्य करता है। जो हृदय की कार्यविधि है वो सीधी सरल रूप से हम देख सकते हैं। कैसे कि जो शरीर है आपका, उस शरीर में अशुद्ध रक्त है वो महाशिरा के द्वारा होता है। यानी सीधा सा समझ लो कि अशुद्ध रक्त किस में होता है, शिरा में होता है। तो अशुद्ध रक्त कैसे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हो। जो शरीर से अशुद्ध रक्त है वो महाशिरा के द्वारा क्या होता है, दाईं ओर का जो आलिंद है उसमें आ जाता है। यानी दाईं ओर का जो आलिंद है उसमें एकत्रित हो जाता है। और जो दाईं ओर का, जैसे ही दाईं ओर के आलिंद में आएगा, ये देखो आपका साथ में चित्र में भी देख लेते हैं हम। ये जो आपका हृदय है इसके जो दाईं ओर का आलिंद कौन सा है, दाईं ओर का आलिंद इसमें आता है सबसे पहले इस महाशिरा के द्वारा। महाशिरा के द्वारा किस में आ गया, दाईं ओर के आलिंद में आ गया। जैसे ही दाईं ओर के आलिंद में आता है फिर क्या होता है,
यहाँ पर जो ये त्रिवलिनी कपाट है, यानी इसमें भरेगा रक्त, जैसे ही इसमें रक्त भरेगा तो ये त्रिवलिनी कपाट है ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जैसे ये खुलेगा, खुलते ही इसमें ये जो नीचे का जो नीले है इस भाग में रक्त आ जाता है। जैसे ही इस भाग में रक्त आएगा तब क्या होगा, इसमें संकुचन होगा, नीले में क्या होगा, संकुचन, ये सिकुड़ जाएगा, संकुचन होगा इसमें। जैसे गुब्बारे को हम सिकोड़ते हैं तो क्या उसमें हवा बाहर निकल जाती है, जैसे कोई पाइप है उसमें सिकोड़ते हैं तो इसमें पानी बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार इस नीले में संकुचन होता है तो क्या होता है, दबाव पड़ता है और ये रक्त कहाँ पर चला जाता है, इससे फुफ्फुस, ये जो फुफ्फुस धमनी है इसके द्वारा हृदय में चला जाता है। फिर क्या होता है, फिर हृदय के जो आपका फेफड़ा है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में चला गया रक्त और फिर वहाँ फेफड़े में वो क्रिया होने के बाद में श्वसन क्रिया, और उसमें जब शुद्ध होता है रक्त, वो शुद्ध रक्त क्या करता है, फिर वो शुद्ध रक्त क्या करता है, शुद्ध रक्त वापिस जो आपकी ये सिरा है, फुफ्फुस सिरा, उसके द्वारा वापिस जो ये आपका ऊपर का भाग है, कौन सा, आलिंद, जो आपका बायां आलिंद है, उसमें रक्त आता है इस फुफ्फुस सिरा के माध्यम से। जब जैसे ही इसमें आता है तो ये आपका जो आपका द्विवलिनी कपाट है इसमें वो खुल जाता है और ये रक्त किस में आ जाता है आपका, इससे नीले में, और नीले में आने के बाद में नीले इस रक्त को कहाँ पर भेज देता है, इस जो महाधमनी है, महाधमनी के द्वारा पूरे रक्त के शरीर के अंदर रक्त को ट्रांसफर, परिवहन कर दिया जाता है। देखते हैं किस प्रकार दिया हुआ है। जो आपका हमने क्या पढ़ा कि शरीर में अशुद्ध रक्त है वो रक्त महाशिरा के द्वारा दाईं ओर के आलिंद में आता है, और रक्त एकत्रित होते ही दाईं ओर के आलिंद में फिर क्या होता है, आपका एंट्रीवाट्रिकुलर है, वो दाईं ओर का एंट्रीवाट्रिकुलर वाल्व है वो खुल जाता है, और ये खुलते ही क्या होता है, आपका जो रक्त है वो किस में चला जाता है, नीले के अंदर चला जाता है। और नीले के अंदर चले जाने के बाद में क्या होता है, यानी आलिंद से रक्त दाईं ओर के नीले में प्रवेश कर जाता है, और दाईं ओर के नीले में संकुचन से फुफ्फुस धमनी के द्वारा रक्त फेफड़ों के अंदर चला जाता है। अब फेफड़ों में श्वसन क्रिया ऑक्सीकृत किया जाता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त, शुद्ध रक्त कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। फिर क्या होता है, वहाँ पर वापिस किसके द्वारा आता है, वापिस आता है आपका स्वच्छ रक्त है, साफ रक्त, वो फुफ्फुस सिरा के द्वारा बाईं आलिंद में प्रवेश करता है, और जहाँ से क्या होता है, बाईं आलिंद में प्रवेश करने के बाद में वहाँ का जो बाएं ओर का एंट्रीवाट्रिकुलर है वो खुल जाता है, और खुलने के बाद में रक्त कहाँ आ जाता है, नीले में, और नीले क्या करता है, नीले संकुचन होता है, और फिर क्या होता है, रक्त वापिस से महाधमनी के द्वारा आपके शरीर में प्रवाहित हो जाता है। और इस जो चक्कर है, पूरे चक्कर, इसको हम क्या बोलते हैं, हृदय चक्र बोला जाता है, जो कि आपके शरीर में निरंतर चलता है। ये हम सभी को पता है कि जो 1 मिनट है उसमें हमारा रक्त कितनी बार धड़कता है, 72 बार। ये क्रिया होती है 1 मिनट में 72 बार। इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, हृदय चक्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हृदय चक्र बोलते हैं, जो कि निरंतर चलता रहता है। इस प्रक्रिया के द्वारा जो आपका रक्त है वो कितनी बार आपके शरीर में गुजरता है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। एक बार तो शुद्ध रक्त और एक बार अशुद्ध रक्त। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, द्विपरिसंचरण तंत्र द्विपरिसंचरण बोला जाता है इसको। अब जो ये तो थी आपकी हृदय की कार्यविधि, किस प्रकार हृदय कार्य करता है। तो ये जो निरंतर चलने वाली क्रिया है हृदय की, यदि रुक जाए, क्या हो जाए, अचानक रुक जाए तो व्यक्ति की ऑन द स्पॉट तुरंत मौत हो सकती है। आपको बताया कि तुरंत मौत 2 कारण से होती है, एक मस्तिष्क के द्वारा और एक किसके द्वारा, एक जो आपका हृदय है वो तुरंत रुक जाए तो मौत हो सकती है आदमी की। अब देखते हैं जो हृदय है, हृदय पेशी विन्यास स्व उत्तेजनीय होता है, यानी स्वयं उसमें उत्तेजना पाई जाती है। तो हृदय की गति जो स्व उत्तेजना की क्रिया है, यानी हृदय पेशी विन्यास स्व उत्तेजनीय होता है, और हृदय की गतिविधियों की गति को क्या करता है, निर्धारण करता है। इसीलिए इस गति को क्या बोलते हैं, पेसमेकर या गति प्रेरक बोला जाता है। ये थी आपकी हृदय की संरचना, जो कि आपको चित्र के माध्यम से भी समझाया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। यदि किसी के नए समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक महत्वपूर्ण आपको बात बता दें कि यदि किसी भी बच्चे को नोट्स की ज़रूरत हो
तो आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से क्या है सर्च करके इस प्राप्त कर सकते हो आप। और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पूरी जो साइंस 10th की जो साइंस है उसका अध्ययन कर सकते हो। इसमें हम शुरू से लेकर अंत तक के पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। और इस वीडियो को यदि आपके समझ में आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।